हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेकर आया हूं एनटीपीसी 2025 का सेट प्रैक्टिस। आज मेरा लेक्चर रहेगा 5वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं सेट प्रैक्टिस यानी रेलवे एनटीपीसी सॉल्व पेपर 2025 का। ठीक है, इससे पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके जरूर विजिट करिएगा। ठीक है, तो आज हम फिर लेके आए हूँ 5वां सेट प्रैक्टिस। 5वां सेट प्रैक्टिस में हम लोग पहले जीके जनरल अवेयरनेस देखेंगे, उसके बाद करंट अफेयर, उसके बाद 30 जो सवाल रहेंगे मैथ रहेगा, उसके बाद 30 जो है आपका रीजनिंग रहेगी, और वो भी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन यानी विश्लेषण के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। यह बुक जो है आपका किरण पब्लिकेशन बुक है, उसी का हम लोग सेट प्रैक्टिस के रूप में देखेंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा अंत तक। पहले हम लोग जीके यानी जनरल अवेयरनेस जीके जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। 40 सवाल यही रहेगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैथ और रीजनिंग। ठीक है, और ये सारे पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में जो लिंक टेलीग्राम में आपका प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो भी आपका डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, 100 सवाल रहेगी, 40 सवाल जीके जनरल अवेयरनेस से रहेगी, और 30 सवाल मैथ, 30 सवाल रीजनिंग, और वो भी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला सवाल, उन दवाओं को क्या कहा जाता है जो रिसेप्टर साइट से जुड़ती है और इसके कार्य को बाधा पहुंचाती है, उसका नाम क्या है? तो याद रखना, ऐसी औषधि को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है एंटागोनिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एंटागोनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, रिसेप्टर साइट से जुड़ी होती है और कार्य में बाधा पहुंचाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? बहुत ही ज्यादा बार यह सवाल पूछा गया, बहुत ही ज्यादा बार। ठीक है, तो याद रखना, दिल्ली की जो पहली महिला सुल्तान थी, वह शासक थी, उसका नाम था राजिया सुल्ताना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? तो याद रखना है इल्तुतमिश की बेटी थी। याद रखना है इल्तुतमिश की बेटी थी, तमिश। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी। इन्होंने राजिया सुल्तान 1936 से 40 यानी 4 साल मात्र जो है आपका दिल्ली सल्तनत में शासिका के रूप में कार्य की। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, कार्य की। कौन? तो याद रखना है राजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, और राजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला, देखा जाए तो भारत की पहली महिला शासिका थी, मध्यकालीन भारत की। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजिया सुल्तान। चलिए अगला सवाल, मैग्नीफेरा इंडिका, यह जो इसका किसका वैज्ञानिक नाम है? बहुत ही शानदार सवाल। एक सवाल जो है, ये जितने भी है ये सब का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यार ना, मैग्नीफेरा इंडिका जो है, मैग्नी यानी मैंगो से आप रिलेट कर सकते हैं, तो आम यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आम का जो वैज्ञानिक नाम है वह मैग्नीफेरा इंडिका है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं केकड़ी। केकड़ी की कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आता है? केकड़े जो है ना, कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो याद रखना है दुनिया की सबसे बड़ी प्रजाति, मतलब सबसे ज्यादा अगर जीव जंतु देखा जाए तो इसी प्रजाति के अंतर्गत आता है, वह है ऑर्थोपोडा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्थोपोडा जो है वह केकड़ा ऑर्थोपोडा जो है आपका प्रजाति के अंतर्गत आता है। इसमें बहुत सारे झींगा हो गया, क्रील हो गया, बर्नेकेल्स हो गया, ठीक है, समुद्री झींगा हो गया, चिंगट हो गया, ये सारे जो है ना आपका ऑर्थोपोडा में आता है। दुनिया की सबसे बड़ी जो है वह प्रजातियों का एक समूह है, उसे ऑर्थोपोडा कहा जाता है, और केकड़ा भी इसी समूह के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कारक किसने किया था? बहुत ही शानदार सवाल। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही जबरदस्त ये सवाल है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी, देखिए सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज किया था मेंडलीफ ने, ये इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी की जो खोज किया था वह मेंडलीफ ने किया था, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ कर दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक यहाँ जुड़ गया मतलब मॉडर्न। ठीक है, तो ये जो है ना आपका मोजले ने किया था, याद रखना है मोजले। ठीक है, मोजले ने इसकी खोज किया था 1913 में लगभग। ठीक है, याद रखना है। एक दोनों में फर्क यही है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी जो है ना
द्रव्यमान संख्या पर आधारित है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल बता रहे हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी द्रव्यमान संख्या पर आधारित है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना वह यह जो है आपका परमाणु संख्या पर आधारित है। याद रखना है, परमाणु संख्या पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। ये हमेशा याद रखना, ये कुछ भी भूल जाए ये चीज नहीं भूलना, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। समभारकों में क्या होता है? शानदार सवाल। समभारकों में क्या होती है? तो याद रखना, समभारक यानी सम यानी समान, भार यानी उसके जो भार है मतलब द्रव्यमान संख्या वो समान होगी। यानी द्रव्यमान अगर समान रहेगी और परमाणु संख्या अगर अलग अलग यानी भिन्न रहेगी, याद रखना है। ठीक है, अगर परमाणु संख्या भिन्न रहेगी और द्रव्यमान संख्या समान तो उसी को समभारक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्रसिद्ध बृहदेश्वर की मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार सवाल, आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही जबरदस्त सवाल है। तो याद रखना है तंजावुर। तंजावुर कहाँ पड़ता है? तो याद रखना है तमिलनाडु में। तमिलनाडु जो एक बहुत ही बड़ा राज्य है, कहाँ? दक्षिण भारत का। यह तंजावुर जिले में स्थित है बृहदेश्वर की मंदिर। ठीक है, याद रखना है, यह जो है एक हिंदू मंदिर है। ठीक है, यह एक हिंदू मंदिर है तंजावुर में। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था? बहुत ही जबरदस्त यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखना, इसका निर्माण जो है ना 1010 में लगभग हुई थी। ठीक है, 1010 में इसकी निर्माण हुई थी और इसके निर्माण जो है राजा राजचोल ने किया था। याद रखना, इसका नाम राजा राजचोल। याद रखना है, बहुत ही शानदार सवाल बता रहे हैं, राजा राजचोल, इन्होंने इसकी निर्माण किया था, बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, 1010 में लगभग। कहाँ है? तो याद रखना है, यह तमिलनाडु में स्थित है, तंजावुर जिले में, और हिंदू मंदिर है। ठीक है, बृहदेश्वर की मंदिर। उम्मीद कर रहा हूँ कि सवाल बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ से कंटाप मिल रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। 8वां नंबर सवाल, मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? जबरदस्त सवाल, भाषा से संबंधित सवाल बहुत ही ज़्यादा संबंधित पूछने की चांस है। तो याद रखना है, यह मैथिली भाषा ना बिहार में बोली जाती है, उत्तर भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है। याद रखना, यह एक संविधान में जो 22 भाषा दी गई है उसमें भी इसका जिक्र है। याद रखना है, तो याद रखना, यह जो है मैथिली भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो याद रखना, मैथिली भाषा ज़्यादातर उत्तरी भारत के बिहार और नेपाल के जो बॉर्डर एरिया है उसी क्षेत्र में यह जो है आपका बोला जाता है। इसकी जो संवैधानिक दर्जा कब मिली थी? तो याद रखना है 2002 में मिली थी। मैथिली भाषा को अनुसूची 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, 8वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, 2002 में। तो बिहार क्षेत्र के नेपाल बॉर्डर के आसपास मैथिली भाषा ज़्यादातर प्रचुर मात्रा में मतलब बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? यह इकोनॉमिक्स का सवाल है। यह कौन कहा था? तो यार ना है ग्रेसर के नियम, ग्रेसर के नियम। ठीक है, ग्रेसम के नियम कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेसर का नियम यह कहता है। चलिए 10 नंबर सवाल, सीएफसी के उत्पादन को घटाने के एक प्रोटोकॉल है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, सीएफसी के लिए जो उत्पादन घटाना है, यानी जो मैंने जो बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया सीएफसी, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जलवायु परिवर्तन जो ओजोन परत को छिद्र कर रहा है, उसके लिए 1986 में मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में एक मतलब प्रोटोकॉल तय किया गया था। ठीक है, उसी के आधार पर मतलब तय किया गया था कि मतलब 1.5 डिग्री से ज़्यादा हमें मतलब जो हीट है डिग्री सेल्सियस वो ज़्यादा 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाने देना। ठीक है, यही लक्ष्य रखा गया था। तो ये सीएफसी उत्पादन को घटाने के लिए 1986 में कनाडा के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यह तय किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीएफसी उत्पादन को घटाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1986-87 में यह जो है आपका कनाडा में यह मतलब बैठक हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ओजोन परत का संरक्षण के लिए दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी अगर प्रोटोकॉल थी वह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, 11 नंबर सवाल, पुणे कभी
किस राजधानी के रूप में जाना जाता था? पुणे जो है ना किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 18वीं शताब्दी में ना पेशवा की राजधानी कहा जाता था पुणे को, ठीक है। लगभग 18वीं शताब्दी में भारतीय पूरे उपमहाद्वीप की राजधानी के केंद्र यानी पेशवा का निवास और उसका सांस्कृतिक साम्राज्य का जो स्थापित कल जो थी वह पुणे क्षेत्र के अंतर्गत आता था, इसीलिए पुणे कभी पेशवा की राजधानी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन गलत है, यह पहले हम लोग को ढूंढना। सबसे पहले सबसे घना ग्रह है, बिल्कुल सही है। यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह, बिल्कुल सही है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह हो गया बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। यह इसे लाल ग्रह कहा जाता है, ये गलत जा रहा है, क्योंकि लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है फेरस ऑक्साइड के कारण, लेकिन इसे जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ना कि लाल। ये गलत जा रहा था, ठीक है। यह तीसरा सूर्य से तीसरा ग्रह है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता को दक्षिण अफ्रीका के द्वारा सन 1962 में 27 वर्षों के लिए एक कारावास में रखा गया था, उसका नाम क्या था? दुनिया की बहुत ही बड़े नामों में से एक, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे ही एक बहुत ही चर्चित और मतलब प्रसिद्ध जो महापुरुष है उसका नाम था नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 साल जो है ना रंग भेद की विरोधी कार्यकर्ता के रूप में 27 साल दक्षिण अफ्रीका के जेल में रहे थे नेल्सन मंडेला, बहुत ही बड़ा नाम। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका कार्यकाल कब था जेल का? तो यार 1962 से 1990 तक जो है यह जेल में बंद थे, ठीक है। जेल में वेस्टर जेल ऐसे कुछ नाम है, वेरेस्टर जेल, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के एक रॉबिन द्वीप के अंतर्गत आता है वेरेस्टर जेल, यहीं पर मतलब इन्होंने जो है अपना जेल की कारावास की जो समय है बिताए थे, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के बाद में ये राष्ट्रपति भी बने थे, ये भी याद रखना है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के बाद में राष्ट्रपति भी बने थे, याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका के बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। चलिए अगला सवाल, चांद बीबी किसकी शासक थी? शानदार सवाल है। तो याद रखना चांद बीबी जो है ना अहमदनगर क्षेत्र के शासक थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अहमदनगर। चलिए 15 नंबर सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन है? बहुत ही जबरदस्त सवाल है। कौन सा जो है एक ऋण आयन है? सबसे पहले क्या किया, इसमें प्रोटॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नहीं जा रहा है। यदि इसमें न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो ये ऋण आयन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की असमान संख्या के कारण दूसरे परमाणु को आकर्षित करने लगती है तब वह जो है परमाणु आयन कहलाता है। यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में आ जाए तो इसे ऋणात्मक आयन या ऋण आयन कहा जाता है, ठीक है। क्या बोले, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल जाए, प्रोटीन की तुलना में यही ज्यादा चल जाए तो इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन ही हो जाए, न्यूट्रॉन से भी अधिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से भी अधिक इलेक्ट्रॉन, तो ये इसी को बोलते हैं ऋण आयन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती है? जबरदस्त सवाल। तो यार अपना धातुएं जो है ना मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो है ना विद्युत वहन करती है। ऑप्शन नंबर 3 सवाल बहुत ही जबरदस्त है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो है धातुएं विद्युत का वहन यानी आना जाना करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 17 नंबर, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति का उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? जबरदस्त पॉलिटी का सवाल है। तो राज्यसभा है उसमें जो है लगभग कितना उम्र होनी चाहिए, वो भी कम से कम? तो यार ना 30 वर्ष, 30 वर्ष जो है ना आपका कम से कम होनी चाहिए, तभी आप राज्यसभा में आप कदम रख सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कितना? तो याद रखना 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84, ठीक है, ये अनुच्छेद 84 क्या कहता है कि संसद की सदस्यता के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं, मतलब क्या क्या जो क्या बोला जाता है अर्हताएं, वो जो है अनुच्छेद 84 में कहा गया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में जो संसद की सदस्यता है उसी का जिक्र किया गया। कितना है उम्र?
30 साल। अच्छा, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए कितना उम्र लगती है? तो याद रखना है 25 साल। प्रधानमंत्री का उम्र कितना है? तो याद रखना है 25 साल। राज्यपाल का उम्र कितना है? तो याद रखना है 35 साल। मिनिमम यही होगा तभी आप बन सकते हैं, ठीक है। और याद रखना प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का उम्र कितना है? तो याद रखना है 35 साल। अच्छा, आप अगर पंचायत यानी जो स्थानीय लोकल गवर्नेंस है उसकी अगर सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा के लिए 30 साल, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो याद रखना भारतीय मूल भारतीय संविधान में ना 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? शानदार सवाल। तो यार ना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है ना 23 जून को मनाया जाता है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। 23 जून 1894 को ओलंपिक की शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। याद रखना है ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो यार ना 23 जून 1894, ये डेट हमेशा याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 4 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, 12 इयर्स ए स्लैब नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? 12 इयर्स ए स्लैब, इसके पुस्तक का लेखक का नाम है सोलोमन नॉर्थअप पायरेट्स। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल आते हैं, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है। 21 नंबर सर यहाँ पर हमें मिलान करना है, बहुत ही शानदार। तो जरा रखना प्रोटीन जो है ना किससे संबंधित है? जरा रखना प्रोटीन मायोसिन से संबंधित है, ठीक है। तो 1 का 4 हो जाएगा। 1 का 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 1 का 4 वही है, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट किससे संबंधित है? तो ग्लूकोज जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज यानी शर्करा ये एक कार्बोहाइड्रेट है, तो बी का 3 हो जाएगा। वसा, वसा किसे कहते हैं? तो वसा कोलेस्ट्रॉल को कहा जाता है, यानी 3 का 2 हो जाएगा, सी का 3। और खनिज हो गया अपन कैल्शियम फॉस्फोरस, ये सारे खनिज है, ठीक है। तो प्रोटीन मायोसिन, कार्बोहाइड्रेट शर्करा को कहा जाता है, ग्लूकोज जो ये सारे को कार्बोहाइड्रेट, वसा कोलेस्ट्रॉल को, और खनिज कैल्शियम फास्फोरस को, ठीक है। तो याद हो रखना है 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है? किस निकाय ने यह शुरुआत की है? तो याद रखना वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने जो है प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य यानी PMEH कार्यक्रम की शुरुआत की है, ठीक है। तो याद रखना यह जो है कब शुरुआत की थी? याद रखना यह शुरुआत जो है 2015 में किया था, ठीक है। 22 अप्रैल, ठीक है, इसी दौरान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ना इसी दिन। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन सा है? बहुत ही जबरदस्त सवाल। सबसे बड़ा अगर सार्वजनिक मतलब सबका सार्वजनिक क्षेत्र देखा जाए तो वह कौन सा है? तो याना रेलवे है, देश का सबसे बड़ा यही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय रेलवे जो है ना सबसे बड़ा नियोक्ता संगठन है। यह एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था, याद रखना है एशिया की जो है ना सबसे बड़ी है, याद रखना है एशिया की सबसे बड़ी यानी टॉप है, और वर्ल्ड की जो है आपका सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। एशिया की फर्स्ट और वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी जो है आपका संस्थान किस क्षेत्र में? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रेलवे। अगला सवाल, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? जबरदस्त जबरदस्त सवाल इकोनॉमिक्स का, ठीक है। वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपनी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना, यानी दुनिया के और भी जितने भी देश हैं ना उसकी अर्थव्यवस्था, अनेक देशों की उनकी अर्थव्यवस्था और हमारी अर्थव्यवस्था के मतलब ये दोनों अर्थव्यवस्था का मेल मिलाप ही वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे दक्षिण जो साउथ कोरिया है सॉरी उत्तरी कोरिया है, उत्तरी कोरिया जो है ना एक बंद अर्थव्यवस्था है, उसमें दूसरे देशों से जो इकोनॉमिकल जो ट्रांस या ट्रेड है वो बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है, इसीलिए उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसको वैश्वीकरण नहीं बोला जाएगा, ठीक है। बाकी सब जैसे भारत हो गया, अमेरिका, रूस, चाइना, ये सारे जो है ना एक वैश्वीकरण की ओर बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि दूसरे देशों के साथ लेना देना एकदम फिक्स है, होते ही रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपनी अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की जो उद्देश्य है, जो नीति है, उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 25, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने
के लिए एक संगठन बनाया है। उस संगठन का नाम क्या है? तो भ्रष्टाचार नियंत्रित करने के लिए भारत में एक संगठन नियंत्रित किया है, उस संगठन का नाम है क्या? तो यार ना केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1964 में हुई थी। डेट याद रखना है, सन 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। समिति का नाम था कि याद रखना है संथानम समिति। ठीक है, संथानम समिति इसका नाम था। और इसी समिति के सिफारिश के आधार पर सन 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग इसकी स्थापना हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत में भ्रष्टाचार को नियंत्रित यानी कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, सन 1964 संथानम समिति, सब डेट याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर, भारत में राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? जबरदस्त सवाल पॉलिटी का, बहुत ही शानदार सवाल। सबसे पहले जानते हैं कि महाधिवक्ता अनुच्छेद कितना है? तो यार ना 165। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो यार ना संबंधित राज्य के राज्यपाल करता है, यानी गवर्नर करता है। ठीक है, 165 के आधार पर यह राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। तो कौन करता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाधिवक्ता जो है यह जो होते हैं वह राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, विधि अधिकारी जो है ना वह कानूनी अधिकारी देखा जाए तो राज्य के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता ही होते हैं। अनुच्छेद 165 और संबंधित राज्य के राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, और यह जो है प्रत्येक राज्य के राज्यपाल जो है वह महाधिवक्ता की एक नियुक्ति करेंगे और इसकी नियुक्ति एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी होती है। ठीक है, मतलब एक उसका योग्य होना चाहिए, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसका एक योग्य होनी चाहिए। उसी अधिकारी को, उसी इंसान को नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, 165 आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होती है? बहुत ही ज़बरदस्त। तो यार ना अगर आप जो है वसा ज़्यादा अपने शरीर में वहन कर रहे हैं, ठीक है, फैट ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपका शरीर जो है मोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर, वह कौन सा मुख्य कारक है जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ता है? जबरदस्त। तो याद रखना शहरीकरण जो है ना वह सबसे ज्यादा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो याद रखना है आधुनिकीकरण, ये तो सही है। ठीक है, वैश्वीकरण ये भी सही, उदारीकरण ये भी सही, लेकिन औद्योगिकरण जो है ना सबसे बड़ा कारण है। शहरीकरण का सबसे बड़ा कारण औद्योगिकरण है। अगर किसी क्षेत्र में उद्योग जो है की स्थापना हो रही है, उद्योग स्थापित हो रहे हैं, तो याद रखना उस आसपास, उस क्षेत्र के आसपास जो है ना शहरीकरण बहुत ही जबरदस्त होगी। ठीक है, जैसे भारत में बहुत सारे भिलाई इस्पात कारखाना हो गया, बोकारो इस्पात कारखाना हो गया, उसके बाद जैसे दुर्गापुर, बर्न, बहुत सारे जो तो बड़े बड़े जो जमशेदपुर में हो गया, बहुत सारे जो ये सब हो गया इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिकरण। इस क्षेत्र में ना जो बहुत ज़्यादातर जो है नगरीकरण व्यवस्था देखी जा सकती है, आप जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना औद्योगिकरण सबसे बड़ा कारण होती है। इकोनॉमिक्स का बहुत ही जबरदस्त सवाल है, औद्योगिकरण बहुत ही जबरदस्त सवाल मतलब कारण है शहरीकरण को बढ़ाने का। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वह कौन सा कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? अच्छा, प्रभाव का कारण बता रहा है ना, तो औद्योगिकरण ही हो जाएगा। ठीक है, प्रभाव बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, सामान्य व्यक्ति की औसत बौद्धिक स्तर कितनी होनी चाहिए? तो यार ना सामान्य व्यक्ति की औसत बौद्धिक स्तर जो होनी चाहिए वह 90 से 110 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, केंचुए में श्वसन का अंग कौन? केंचुए कहाँ से सांस लेते हैं? तो यार ना उसकी त्वचा से। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यार ना कर्क रेखा जो है ना 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, मित्र गमछा झाड़, इसे याद रख सकते हैं। तो यार ना सबसे पहले राजस्थान, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका राजस्थान हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद हो गया छत्तीसगढ़, उसके बाद हो गया झारखंड, उसके बाद हो गया वेस्ट बंगाल, उसके बाद हो गया आपका मिजोरम, मित्र मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और एक है राजस्थान हो गया। अच्छा, गुजरात, गुजरात भी है, गुजरात भी है। ठीक है, तो 8 को हो गया, गुजरात भी है। मित्र गमछा गुजरात, हाँ गमछा गौ से गुजरात। ठीक है,
तो ये हो गया आपका इतना राज्यों से कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री में नॉर्थ में रहती है, वह 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो है उसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहा जाता है। यह 8 राज्यों में, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और यह जो है उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बांग्लादेश की सांसद को क्या कहा जाता है? देखिए, बांग्लादेश अभी करंट में है तो यहाँ से सवाल बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यार ना, बांग्लादेश की जो सांसद है ना उसे जातीय सांसद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश की सांसद जो है उसे जातीय संसद कहा जाता है, याद रखना है, इसे जातीय संसद कहा जाता है। अच्छा, मार्क जो है किस देश की मुद्रा है? मार्क जो है आपका किस देश की मुद्रा है? तो यार ना, जर्मनी की। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर, भारत की पहली महिला विधायी कौन था? तो भारत की पहली महिला विधायी जो है मुदु लक्ष्मी रेड्डी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर मुदु लक्ष्मी रेड्डी एक प्रसिद्ध चिकित्सक, सामाजिक सुधारक और भारत की पहली महिला विधायक थी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यार ना, 1927 के में जो है यह मद्रास विधानसभा में पहली बार अपना कदम रखी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पा वासी किस प्रकार के प्राचीन लिपि का उपयोग करते हैं? जबरदस्त हिस्ट्री का सवाल। तो यार ना, हड़प्पा वासी जो है ना, यह जो है आपका किस प्रकार की प्राचीन लिपि का इस्तेमाल करते थे? यार ना, चित्रलिपि। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा वासी जो है चित्रात्मक यानी चित्रलिपि का इस्तेमाल करते थे, जिसमें पक्षी, मछली, ठीक है, और तरह तरह के जानवर हो गया, मानव रूपी आदि तरह तरह के जो है इसमें आपका चित्र था, वही चित्रलिपि के आधार पर प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, वह गुण जिस कारण से कोई पदार्थ वायुमंडल में को नमी को सोख लेता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो यार ना, प्रस्वेदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? देखिए, ऑपरेशन से भी सवाल जबरदस्त पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना है, स्वर्ण मंदिर पर जो सैनिक कार्रवाई हुई थी, याद रखना है 8 जून 1984 को, 8 जून 1984 को जो स्वर्ण मंदिर पर जो सैनिक कार्रवाई हुई थी उसी को ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो याद रखना है, इसे जो है 8 जून 1984 को यह घटना हुई थी और इसी घटना का प्रमुख कारण है इंदिरा गांधी की हत्या। ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या जो है आपका इसी के आधार पर हुई थी। तो स्वर्ण मंदिर की जो सैनिक कार्रवाई होती है उसी को ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, रमन यह एक राज्य की धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है। तो याद रखना, यह जो है किस राज्य की नाट्य कला है? तो याद रखना, यह एक रमन गढ़वाल क्षेत्र के उत्तराखंड के आसपास, यानी उत्तराखंड के धार्मिक समारोह और अनुष्ठान का नाट्य कला है रमन। कहाँ के? उत्तराखंड के। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर, भारत में पहली रेलवे टर्मिनल्स कौन सी थी? तो भारत में पहली रेलवे टर्मिनल्स जो है बोरोबंदर है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 40 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का संविधान कब लागू हुआ था? वह एक तिथि है जिससे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह 7 अप्रैल 1948 को। जबरदस्त सवाल है, 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाए जाते हैं क्योंकि इसी डेट पर WHO की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 7 अप्रैल 1948। ठीक है, चलिए 40 सवाल जो है हम लोग आपका क्या कर लिए, जनरल अवेयरनेस का देख लिए। अब हम लोग आते हैं मैथ से संबंधित सवाल। लगभग 30 सवाल मैथ का सवाल रहेगा और जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम ध्यान से रहिएगा। बहुत ही शानदार यहाँ से आपको कंटाप सवाल मिलने की चांसेस है। ठीक है, 110% सवाल यहीं से बनेंगे क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर सवाल है। प्रैक्टिस सेट के रूप में जितने भी सवाल आपको प्रोवाइड कर दी जा रही है वो सारे सवाल आपको कहीं ना कहीं रेलवे के द्वारा पूछा गया है। और सवाल जो है जितने भी है यही रिपीट होते हैं, सवाल और कहीं से नहीं बनेंगे। सवाल यही रिपीट होते हैं, यही सवाल बनते हैं, नहीं तो इसी से रिलेटेड सवाल बनते हैं। तो क्यों ना हम प्रीवियस ईयर सवाल सारे जो है एब्जॉर्वेशन कर लेते हैं। 41 नंबर 30 सवाल है मैथ का। ठीक है, चलिए 8 शॉट में से 5 बार निशाना लगाता है, यदि 10 शॉट फायर करता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह 2 बार निशाना लग जाए। जबरदस्त सवाल है, बहुत ही टफेस्ट सवाल है। तो सबसे पहले हम कितना बार निशाना लगाए? 5 बार। टोटल कितना बार लगाना था? 8 बार। तो 5/8 एक जगह लिख दिए।
असफलता, 5 बार सफलता हुई, असफलता कितना है तो इसको घटा देंगे एक, तो 8 में 5 या 3, और या मानना नीचे 8 ही होगा। तो ये सफल हो गया, ये सक्सेस, और ये हो गया आपका असफल। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसका जो फॉर्मूला होती है उस आधार पर। सबसे पहले हमें कितना शॉट लगाना था, 10। ठीक है, चलिए अब इस 10 में से हमें 10 बार लगा दिए, तो लास्ट में हम कितना बार लगा रहे थे, एक बार हमें और लगाना था, तो एक घटा दिए यानी 9, और नीचे हो गया आपका एक बार और लगा दिए थे, मतलब पहले कितना बार हमें और लगाना था, जैसे 10 शॉट था और 8 शॉट लगा दिए थे, तो कितना शॉट लगाना था, और हमें 2 बार बच गया था, तो 2 से भाग देंगे। ये हो गया आपका मतलब क्विक जो है गुणनफल। उसके बाद गुना किससे करेंगे, तो याद रखना है सबसे पहले हम लोग जो सफलता हुई थी उसका स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर 25, और 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64। जो असफल हुई थी उसका स्क्वायर नहीं, उसका हम पहले लिख लेंगे 3/8, और उसका अब इसका पावर में 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल बार 8 बार हम शॉट लगाए थे, इसका पावर में 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को अब हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ढूंढना है, इसको गुना करेंगे, तो इसको काटेंगे 5 बार में, तो 5 9 45 हो गया। 45 को हम लोग अलग कर लेते हैं, गुना 45 को अलग कर लिए। अब इस स्क्वायर जो है 5 का, ये 5 का स्क्वायर जो है ना, इसको 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे जो है आपका वह कितना है, तो यार ना यह 8 का स्क्वायर है, इसको 8 का स्क्वायर लिखते हैं, इनटू यह 3 का स्क्वायर 8 है, और 8 का पावर भी 8 है, ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। अब यहाँ आगे लिखते हैं, फिर 45 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, ये तो ऑलरेडी पहले से ही था, इसको जरूरी नहीं था। अब ये जो नीचे दिया गया है 8 का पावर 2 और ये 8 का पावर 8, तो बेस तो सेम हो गया, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये नीचे हो गया 8 का पावर 10 हो गया, ऊपर में जुड़ जाएगा ना, तो 8 का पावर 10 हो जाएगा, और ऊपर में क्या था, 3 का पावर 8। बिल्कुल सही, यहाँ तक सही जा रहे हैं। चलिए तो अब यहाँ हम इसको गुना करेंगे, तो 25 5 125, यानी 5 और 12 हाथ में, 25 चौक 100 और 12 112 हो गया। ठीक है, इनटू 3 का पावर 8 और बाई 8 का पावर 10। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में यही लिखा हुआ, तो 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया गया होगा। 4 नंबर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 10 लीटर पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में बचा जो है ना शेष 20% ही पानी बचा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले जो है आपका 16 लीटर दूध को कितना पतला किया जाए, तो अगर मान के चलो मिल्क और वाटर, ये दूध और पानी, इसकी मात्रा अगर हम दूध को मानेंगे 10 तब ना, दूध को मानेंगे 90 तब ना पानी हो जाएगा आपका 10%, तो ये हो जाएगा आपका 10% पानी। इसको काट छाट करेंगे तो 9:1 में हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब 9:1 तो पानी का हम मात्रा निकालते हैं, पानी का मात्रा कितना था अनुपात में 1, टोटल कितना हो गया, 9 और 1 10 हो गया, और यहाँ पर लीटर में कितना है 16, यानी ये हो गया आपका 1.6 लीटर। ठीक है, ये मेरा पानी हो गया। ठीक है, 1.6 लीटर ये मेरा पानी हो गया। अब 1.6 लीटर में कितना हम पानी मिलाएंगे कि टोटल का मान कितना था 16, इसमें भी तो पानी जुटेगा, बिल्कुल। तो ये 1.6 लीटर पानी वाला 20% हो जाएगा, बचा कितना 80%। समझ में आ गया, तो इसी को काट छाट हमें कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, सॉरी यह टोटल था ना, टोटल का मान यहाँ x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 से गुना करेंगे, तो 10 से इधर 16 क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा, तो 10 और 16 1.6 कितना हो जाएगा 16 प्लस 10 और x 10x इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 2 का पारा 16, 16 दूनी 32 और प्लस हो जाएगा 2x। ठीक है, चलिए यहाँ तक सही है। ये 10x इधर 2x इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 8x, और ये 16 उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, यानी x बराबर कितना हो गया 2 हो गया, यानी x बराबर आपका 2 लीटर हो जाएगा। तो 2 लीटर राइट आंसर। यही तो पूछ रहा था मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है, यही तो पूछ रहा था ना, पानी की मात्रा कितना है, या सॉरी कितना पानी मिलाया जाए, यही तो पूछ रहा था। तो वही मिलाए थे, x यहाँ मिलाए थे, तो 2 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ देखिए 2 है, चलिए 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यदि, हाँ सवाल थोड़ी बड़ी है, यदि अल्फा कॉट ए कॉट थीटा बी कॉसेक थीटा प्लस है बराबर p और b बराबर कॉट थीटा प्लस a कॉसेक थीटा इजिकल टू q, तो p स्क्वायर
माइनस क्यू स्क्वायर निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। जबरदस्त और खतरनाक सवाल बता रहा है, ठीक है। देखिए एनटीपीसी में सवाल ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और याद रखना है समय बहुत कम है, कभी भी एग्जाम लिया जा सकता है, क्योंकि समय मतलब आ ही चुका है एग्जाम होने का। तो डेफिनेटली यहाँ से सवाल बनते हैं, प्लीज़ जुड़े रहिएगा, ठीक है। सवाल उतना आसान भी नहीं रहेगा और ज़्यादा टफ भी नहीं रहेगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज पता है तो कोई नहीं रोक सकता आपको रेलवे में कदम रखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यह a प्लस बी है, इसका मान p हो गया, यह b हो गया, इसका मान q हो गया। पहले p का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद b का स्क्वायर, यानी पहले इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर, उसका अंतर खोज देना है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, a कॉट थीटा प्लस b कोसेक थीटा, ये p का मान हो गया। तो a कॉट थीटा प्लस b कोसेक थीटा, ठीक है। a कॉट थीटा प्लस b कोसेक थीटा, इसका स्क्वायर करना है, माइनस q का स्क्वायर। q का स्क्वायर कितना है, q का मान क्या है, b कॉट थीटा प्लस a कोसेक थीटा, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो सही है। फिर इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बीच में माइनस हो गया, यानी सब में प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या बचेगा आपका, b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक ए कॉट, ए हो गया ए कॉट स्क्वायर थीटा, ये बच गया लास्ट में, ठीक है, कट छट करने के बाद। तो अगर हम बी स्क्वायर और बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बचेगा। अब इसका मान होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसका मान क्या होती है, एक होता है ना, तो ये ए स्क्वायर हो गया। फिर इसका मान क्या होता है, एक होता है, यानी ये हो गया आपका, ये हो गया आपका बी स्क्वायर, ये हो गया इसका मान एक, तो इधर क्या बचा बी स्क्वायर, तो एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, समीकरण को हल करने में सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ईजी सवाल है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले 11 तिया 33 कट गया, 8 7 56 मतलब 7/3, इसको पूर्णांक में तोड़ना है, तो 7 दूनी मतलब 3 दूनी 6 और एक बचा, और यह 3 2 पूर्णांक 1/3, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक बंद बॉक्स में की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बॉक्स की बाहरी सतह की जो कुल क्षेत्रफल है वह 592 सेंटीमीटर है। यदि बॉक्स की दीवारें एक समान मोटाई में यानी x सेंटीमीटर की है तो x का मान क्या हो जाएगा। जबरदस्त सवाल है, बहुत ही जबरदस्त। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और x मतलब उसका चौड़ाई है, तो दोनों साइड अगर जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, बिल्कुल 2x हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो 10 + 2x जोड़ देते हैं, ये मेरा लंबाई हो गया, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई क्या हो जाएगा, 8 + 2x, सब में ऐसे ही जुड़ेगा। अब 2x क्यों जोड़ रहा है, क्योंकि अगर हम मोटाई x माने हैं तो दोनों साइड जुटेगा ना, दो लंबाई में दोनों साइड जुटेगा तो x 2x हो जाएगा। इसकी चौड़ाई हो जाएगा आपका 6 + 2x, ठीक है। चलिए यहाँ तक सही है। अब प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, इसकी टोटल सतह की क्षेत्रफल क्या करेंगे, तो उसका सतह का टोटल क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई लंबाई चौड़ाई यही होती है ना, तो उसी के आधार पर हम लोग हल करेंगे। तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 10x + 2x + 8 + 2x, ये हो गया, ठीक है। यानी अगर हम सबको डायरेक्ट जोड़ ही देते हैं, अगर हम सबको जोड़ ही देंगे, इसको मिटा देते हैं, डायरेक्ट इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2x और 2x 4x + 10 × 2 = 18, ठीक है। ये हो गया इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई जुड़ गया, ठीक है, इंटू
नहीं, बीच में तो गुना होता है ना, ठीक है, यहाँ गुना होगी। चलिए सब बनाते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब बनाते हैं। तो इसको बीच में गुना है, मतलब 2 इंटू क्या होती है फॉर्मूला, 2 इंटू लंबाई इंटू 2 इंटू ऐसे होती है फॉर्मूला, 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई ऊंचाई, यही होती है ना टोटल बाहरी सतह का क्षेत्रफल। बिल्कुल यही हमें अप्लाई करना है। तो याद रखना, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 इंटू लंबाई यानी 10 + 2x इंटू ये हो गया 8 + 2x, लंबाई चौड़ाई जुट गया, फिर प्लस, फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई 8 + 2x इंटू 6 + 2x, चौड़ाई ऊंचाई जुड़ गया, गुना हो गया, प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपका चौड़ाई और लंबाई यानी 10 + 2x इंटू 6 + 2x। ठीक है, यहाँ तक सही है, उतारते जाइएगा। अगर आपको मतलब ये सारे जो है उतारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब सवाल लंबा हो रहा है। तो ये हो गया आपका, ये आप जो है आपका मतलब फॉर्मूला के आधार पर बैठा दिए। अब इसी को हम लोग हल करेंगे, इसी को हल करेंगे तो 10 प्लस इसको इसके साथ गुना करना पड़ेगा, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो सबको गुना करेंगे तो टोटल मेरा हो जाएगा क्या, तो याद रखना टोटल मेरा हो जाएगा अच्छा इसके बराबर में कितना दे दिया 592, इसके बराबर में टोटल का मान का बराबर 592 दे दिया गया है। ठीक है, तो ये दो जो है ना टोटल डायरेक्ट उधर चल जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 9 18 और 2 छक 12 यानी 296 हो जाएगा, इजिकल टू बराबर के बाद, और इधर 2 कट जाएगा। तो सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, x बराबर 1 आ रहा है। अगर आप सही से हल करिएगा, सही से हल करना भी जरूरी है, ठीक है, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, x बराबर 1 आएगा। ठीक है, तो अगर हम x बराबर 1 अगर हम हर जगह बैठा देंगे तो क्या हो जाएगी, x बराबर अगर हम 1 बैठाएंगे तो 2 इंटू लंबाई कितना था 10x 10 + 2x, तो 10 दूनी 10 + 2x था, 10 + 2x था, उसके बाद कितना था 8 + 2x था, उसके बाद 6 + 2x था। तो x इक्वल टू अगर मेरा 1 निकला था, ये हो गया 1 2 1 2 और 1 2 10 12 हो गया, ये होगा ना 12 प्लस 10 दूनी 2 अरे ये हो गया 10 हो गया, प्लस 2 अरे ये 8 हो गया। ठीक है, अब सबको हल करना है, कितना हो जाएगा, सबको हल करेंगे तो ये हो गया आपका 8 दूनी 16 8 दूनी 16 8 24 और 12 36। अच्छा गुना करना है, सॉरी एक्सट्रीमली गुना करना है ना, तो 12 सॉरी यहाँ गुना करना है। ठीक है, x इक्वल टू मेरा 1 निकला। अब यहाँ पर हमें गुना करना है, सबसे पहले कैसे गुना करेंगे, तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई मेरा कितना था 10 इंटू 2 12 और फिर 10 चौड़ाई 10 120 ये था, प्लस फिर 10 इंटू 2 मतलब ये 8 इंटू 2x, तो 2 और 8 8 ये हो गया 10 और 10 ये मेरा कितना निकला था 12 10 और 8 निकला था ना, तो 12 10 120 10 10 80 और ये हो गया 12 8 96। इस सब को जोड़ेंगे तो मेरा निकल कितना 8 6 और 8 8 16 17 17 और 18 19 9 और ये हो गया आपका 2, तो उसके साथ 2 से गुना करेंगे तो याद रखना 592 हो जाएगा। तो याद रखना वही 592 आ जा रहा है, यानी 2 अगर x के जगह रखे थे, एक रखे थे x की जगह तो 592 आ जा रहा था, तो एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 46 नंबर सवाल। 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, 4 विशेषज्ञ 15 प्रशिक्षु 12 दिन में पूरा करता है, तो 5 विशेषज्ञ 6 प्रशिक्षु कितने दिन में पूरा करेंगे। जबरदस्त सवाल है, ठीक है, टाइम एंड वर्क का। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 7 प्रशिक्षु यानी 7 प्रशिक्षु और 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु, ठीक है, 9 दिन में पूरा करते हो, 9 7 63 प्लस 9 5 45। ठीक है, तो ये हो गया आपका 63 विशेषज्ञ हो गया और 45 प्रशिक्षु हो गया, बराबर ये हो गया आपका 12 चौक 48
विशेषज्ञ और 15 12 चौक 48 हो गया आपका, 7 विशेषज्ञ 9 विशेषज्ञ 7, इसको x मान लेते हैं, x प्लस 5y, ठीक है, बराबर 12 दिनों में, जबकि 4 विशेषज्ञ यानी 4 विशेषज्ञ 4x प्लस 15 प्रशिक्षु, ये दोनों जो है 12 दिन में पूरा करता है। बस इसी को हल करना है। तो 9 7 63x प्लस 9 5 45y, इसका लो 12 चौक 48x और 12 गुना 15 180y, ठीक है। इसको हल करेंगे तो x एक साइड ले जाएंगे, इधर 45 उधर ले जाएंगे 48, तो 3x बराबर ये 180 इधर आएगा, ये 9 5 45y है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, को मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो x और x एक साइड ले आएंगे तो 48 इधर माइनस होगा 63 से, तो 48 में 63 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 48 में 63 हो जाएगा तो आपका 15 विशेषज्ञ हो जाएगा यानी x, और उधर 180 में 45 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 135y। तो 15 से 135 काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, यानी 1x बराबर 9y हो गया। ये हमेशा याद रखना, 1x बराबर 9y। चलिए, तो 1x बराबर 9y हो गया, ठीक है। अब इसी को हल करेंगे तो 7 विशेषज्ञ था, 7 विशेषज्ञ था ना, तो 7 विशेषज्ञ, एक विशेषज्ञ बराबर 9 प्रशिक्षु था, तो 7 विशेषज्ञ यानी 7 9 63 विशेषज्ञ हो गया। ये 63 विशेषज्ञ और 9, और ये हो गया आपका 63 विशेषज्ञ और 9 विशेषज्ञ, ठीक है। तो 63 विशेषज्ञ और टोटल में 5 विशेषज्ञ, यहाँ 5 है तो 5 विशेषज्ञ, 63 विशेषज्ञ और 5 विशेषज्ञ, कितना हो गया 68 विशेषज्ञ हो गया। 68 ही प्रशिक्षु ना, 68 प्रशिक्षु हो गया। अब 68 प्रशिक्षु एक काम को 9 दिन में कर रहा, ठीक है। तो अगला जो है 5 विशेषज्ञ और 6, देखिए क्वेश्चन में दिया 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु कितना दिन में करेगा, तो 5 विशेषज्ञ यानी 9 प्रशिक्षु, तो 5 9 45 विशेषज्ञ, और इधर 6 विशेषज्ञ हो गया, तो 45 और 6 कितना हो गया 51 विशेषज्ञ, ठीक है। तो इस 51 विशेषज्ञ कितना दिन में करेगा, 68 विशेषज्ञ 9 दिन में कर रहा है, 51 विशेषज्ञ कितना दिन में कर रहा है, तो x इधर रहेगा, 51 इधर नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो इसी को काट छाट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 3 एक, हाँ 3 3 9 ये कट गया, 3 ये हो गया 17 3 17 और 17 चौक 68, मतलब 4 3 12 हो जाएगा। तो 12 दिन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 12 दिन। देखिए सवाल बहुत ईजी है, लेकिन समय मांगता है, इसका समय जरूरी है, समय यहाँ देना पड़ेगा किसी भी हाल में। ऐसे सवाल जो आप सोचेगा कि ट्रिक्स में बनाएंगे तो ट्रिक्स में नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, देवेंद्र जो है 8 बजे घर से निकलता है, सुबह 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है, मतलब 1.5 घंटा सफ़र किया। एक दिन उसने घर सुबह 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति से 1/3 दूरी को 1/3 दूरी को यात्रा पूरी की। शेष दूरी उसी सामान्य गति से 4/3 गति पर पूरी की, तो देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचेगा। सबसे पहले हमें कितना समय लगा रहा है, 1.5 घंटा यानी 90 मिनट, ठीक है, 90 मिनट समय लगा रहा है। अब वही 90 मिनट में अगर वह 3/4, ठीक है, तो यह याद रखना है, अगर वह 3/4 चाल से 1/3 दूरी तय करने में कितना लंबा समय लगेगा, तो 3/4 चाल से 1/3 दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो 3 4 उतर चल जाएगा उधर ऊपर में, और नीचे आएगा 3 और 30 हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 बार में यानी 40 मिनट में तय कर लेगा, ठीक है। चलिए, एक सफ़र आ गया 40 मिनट। अब उसी का अगर देखा जाए तो 4/3, फिर बोल रहा है 4/3 से, तो 4/3 चाल से 2/3, ठीक है, 2/3 दूरी तय करेंगे, तो 2/3 कितना हो जाएगा 90 का, तो यार 2/3 हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो 4/3 बराबर कितना कि 2 तो ये हो जाएगा आपका 4/3 बराबर 60, और ये हो गया 4/3 नीचे आ जाएगा, तो 3 ऊपर में चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 15 3 45,
ठीक है। एक जगह निकला था मेरा 45 मिनट, एक जगह निकला था 40 मिनट, दोनों को जोड़ देंगे तो 85 मिनट हो जाएगा। 85 मिनट मैंने 1 घंटा 25 मिनट, तो 8 बजे निकला था, तो 8 और 1 9 घंटा 25 मिनट, यानी 9:25 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, रेखिक समीकरण जो है यह दिया गया इतना और इतना दिया गया है, समाधान हमें संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या दिया है लिख लेते हैं, 4x + 9y + 13 = 0 ये दिया है। उसके बाद 2x 3y - 13 = 0 ये दिया गया। इसका मान a, इसका मान b, इसका मान c। तो सबसे पहले क्या करना है, a1/a2 होती है, बेसिक सवाल बता रहे हैं, a1/a2। तो a1 कितना है मेरा 4/2, तो 4/2 यानी 2 2 कट गया तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद b1/b2 यानी 9/3, तो 3 3 9 यानी 3/1 हो जाएगा। तो क्या ये बराबर है, नॉट इक्वल टू बराबर। अगर नॉट इक्वल टू है यानी रेखिक समीकरण युग में केवल एक ही समाधान होगा, ये सवाल याद रखना, ठीक है। अगर पहला ही a1/a2 b1/b2 अगर समाधान बराबर नहीं है तो एक ही समाधान होगा, ये अंत तक सवाल जानना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, केवल एक। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है त्रिभुज की समरूपता के बारे में सही बता रहा है। कौन सा विकल्प जो आपका त्रिभुज की समरूपता के बारे में सही विकल्प बता रहा है। सबसे पहले, संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अगर समरूप है तो संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होगा, ये डेफिनेटली सही बता रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि संगत कोण जो है ना वो भी समान होगा, ये भी सही बता रहा है। संगत भुजाएं एक दूसरे के समान बराबर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, सही बता रहा है, ठीक है। सही, सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट आते हैं, ए बी सी में बी जो है 90 डिग्री है, यदि tan θ = 12/5, ए बी = 1 सेंटीमीटर, तो भुजा बी सी की लंबाई क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले इसका नाम दे देना है ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि tan A बराबर हो गया आपका 12/5 हो गया, यानी अगर tan A = 12/5 यानी लिख लेते हैं tan A = 12/5 हो गया। तो tan A का मान ये क्या हो जाएगा, A तो B/P होती है, ठीक है। तो इस P/B होती है, तो इसका P कौन वाला हो जाएगा, BC बटे P इसका सामने वाला हो जाएगा AB। इसका मान दे दिया है 12/5। अब इसका मान AB = 1 दिया हुआ है, AB के जगह हम 1 लिखेंगे, तो BC 1 और इधर हो गया 12/5, तो ये हो जाएगा 12 कम 12/5 हो जाएगा। तो इसी BC बराबर यही हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, तो इसको भाग देंगे तो 2.4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि A B से 40% कम है, B A से कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा। अगर देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, अगर A जो है ना B से 40% कम है, A जो है B से, अगर B को हम 100 मान लिए तो A कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तब ना इससे 40% कम है। तो अब बोल रहा है B जो है A से कितना प्रतिशत अधिक है, B जो है A से कितना प्रतिशत अधिक है, इससे कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक संख्या में कितना 40 अधिक है, और अधिक यानी छोटे में बेस कौन है 60। अगर लाभ हो रहा है तो छोटी संख्या नीचे लिखना, ये दोनों में छोटी संख्या 60 है, परसेंटेज के लिए 100, 1 0 1 0, ये हो गया 400/6 यानी 200/3 यानी 66 यानी 66.2/3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दो अंकों को एक संख्या अपने अंकों की योग की 3 गुनी है। जो भी एक संख्या है, 2 अंक है, ठीक है, पहला वाला संख्या या दूसरा वाला संख्या उसके साथी संख्या से 3 गुना है। यदि उसकी संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं। ये सारे सवाल हैं, आप ऑप्शन के आधार पे बहुत ईजी बना सकते हैं। सबसे पहले 3 को 9 को तोड़ेंगे, 9 कितना कितना टूटेगा, एक तो 3 और 3 में टूटे, 3 और 6 में टूटेगा। उसके बाद 2 और 7 में, इसमें भी टूटेगा, ठीक है। उसके बाद 8 को भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसी को पहले ढूंढते हैं। सबसे पहले इसी को अगर अंक बनाएंगे तो एगो 36 बनेगा और एगो 63 बनेगा। पलटी करते हैं तो क्या इसके अंतर में, इस दोनों के अंतर में 45 है, बिल्कुल नहीं। इसको भी बनाते हैं, पहले एगो 27 संख्या बनेगा, उसकी पलटी कर देंगे तो 72 बन जाएगा। इसके अंतर में 45 है तो 72 में 45 घटाएंगे तो 27, बिल्कुल ये सही जा रहा था। मतलब अंथाई आप अगर यहाँ
ये बना सकते हैं ऐसे रिलेट करके। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 सही जा रहा था, ठीक है। एक बार तोड़ दिए इसको, 2 और 7 में और 7 2 में। देखिए इसमें 45 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। यदि वह आधी दूरी 2/3 समय में पूरा करती है तो बाकी बची हुई दूरी को बचे हुई बाकी समय में पूरा करने के लिए कितना उसकी चाल क्या हो जाएगी। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वह जो बता रहा है कि 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। यदि वह आधी दूरी 2/3 समय में पूरा करता है, आधी दूरी यानी आधी शेष दूरी कितना हो जाएगा, आधी दूरी मतलब शेष दूरी कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर टोटल था, आधी दूरी कितना हो जाएगा 3। ये बिल्कुल सही। अब शेष समय कितना लगा रहा है, तो शेष समय जो है ना आपका 45 मिनट में तय कर रहा है, ठीक है। तो 45 गुना शेष समय, ठीक है। तो 45 गुना 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो 15 मिनट हो जाएगा, हाँ सही है। अब 15 मिनट को यानी 1/4 घंटा, घंटा बदलेंगे तो 1/4 यानी 15 को 60 से भाग देंगे तो 1/4 घंटा, बिल्कुल सही। अब फिर निकालते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये मेरा दूरी कितना है, टोटल शेष बचा था 3 और समय कितना बच गया 1/4 घंटा। 4 नीचे नहीं ऊपर लिखेंगे, तो 4 दिया 12 घंटा प्रति किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी मेरा आधा ही बचा था, समय मेरा 1/4 घंटा था, तो 1/4 से भाग दिए, दूरी बटे चाल 12 घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से छमाही संयोजित किया जाए तो रघु जो है 25,000 ऋण लेता है। 1.5 वर्ष के पश्चात इसके ऋण में कौन सी राशि मुक्त हो जाएगी। जबरदस्त सवाल है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर छमाही बता रहा है तो समय को हमको 2 से भाग दे देना है, ठीक है। तो छमाही समय जो है मेरा, समय कितना है, समय मेरा है 2 एकम 2 1 3/2, ठीक है। तो समय को 2 से हमको गुना कर देना है, गुना करना, ठीक है। ये कट जाएगा यानी 3 साल हो गया। उसके बाद ये जो बता रहा है परसेंटेज यानी प्रतिशत दर कितना था, तो दर को हमको 2 से भाग देना है। तो 20 को 2 से भाग देंगे तो यानी 10 हो जाएगा। तो परसेंटेज 10 हो गया और साल जो है 3 साल हो गया। अब हमें निकालना है यहाँ पर मिश्र धन, ठीक है। 25,000 1.5 वर्ष की दर राशि मुक्त करेगी, ठीक है, 25,000 रुपया। तो सबसे पहले पी कितना है 25,000 इंटू 10/20 हो गया, 10 बटे यानी 10%, तो 110/100 हो गया। तो 110 यानी 0 0 कट गया, तो 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, बिल्कुल सही। अब ये 3 को 0 3 को 0 कट गया, 11 गुना 11 गुना 11 मैंने 1331 हो गया इंटू 25 हो गया। इसको गुना करेंगे तो याद रखना 33,275 राइट आंसर हो जाएगा। 33,275 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए सरलीकरण का बहुत ही जबरदस्त सवाल। सबसे पहले क्या करना है, हमें 64 को हम लोग तोड़ेंगे। 64 को किस रुपये में तोड़ना है, 4 में। सबसे छोटा यहाँ 4 है तो 4 ही में तोड़ना है। तो 4 का पावर में 3 हो जाएगा, 4 का पावर में 3 हो जाएगा, 4 4 16 16 64, ठीक है। 4 के पावर में 3 हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा आपका पावर 2/3, ठीक है। चलिए इंटू 1/4 है, 1/4 और पावर में -3 है, तो क्यों ना 1/4 को बदल दिया जाता है ताकि माइनस हट जाएगा। तो 4 सिर्फ लिखेंगे, माइनस हट जाएगा तो सिर्फ 3 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सही बता रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो बता रहे हैं ये 3 3 तो कट जाएगा डेफिनेटली। बेस अगर सेम है तो एक ही वो लिखना है और ऊपर में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो -2 और +3 हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस यानी 4 का पावर 1 हो जाएगा, यानी 4 का पावर 4 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक शिविर में 95 व्यक्तियों के लिए 200 दिनों की भोजन की व्यवस्था की गई। 5 दिनों के बाद यानी अगर 200 दिन था टोटल तो 195 दिन बचेगा, ठीक है। 195 दिन और कितना व्यक्ति था, 95 व्यक्ति, इतना व्यक्ति है। अब बोल रहा है कि 30 व्यक्ति शिविर छोड़ दिया, तो 95 टोटल था, 30 व्यक्ति छोड़ दिया, कितना बचा 65। तो 65 व्यक्ति कितना दिन में खत्म करेगा, बस इसी को तो काट छट कर देना है। तो सर इसको 65 नीचे इधर ले आते हैं, इधर कर, तो ये काट देते हैं, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, 15 5 से काटते हैं, 5 19 बार में, 5 ये 5 एकम 5 5 एकम 5 5 या 15 मतलब 13 बार में, ठीक है। अब 13 एकम 13 13 5 65, 195 को काटते हैं तो 13 कम 13 कितना बचा 6 65, 13 5 65 मतलब 15 उधर और उधर 19, तो 15 और 19 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो याद रखना 15 और 19 को गुना करेंगे, 15 और 9 135, हाथ में 13, 15 कम 15 और 18 2 8 28,
285, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम तो लगाते हैं। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि की जाए तो रकम कितना हो जाएगा? जबरदस्त सवाल है, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, शानदार सवाल। तो सबसे पहले क्या किया, 800 की राशि है साधारण ब्याज पर, 3 वर्ष में 920 रुपये हो जा रहा, यानी 800 रुपये कहीं था और 920 रुपये हो जा रहा, तो 920 मिश्र धन है और 800 मूलधन है, तो मिश्र धन और मूलधन को घटाएंगे तो क्या निकला? ब्याज। तो ब्याज यानी 120 बराबर क्या होती है? PRT बटे 100। पी कितना है? 800 इंटू टाइम कितना है? T3 और परसेंटेज दे दिया आपका पता नहीं, तो टाइम अगर प्रतिशत अगर पता नहीं है तो यानी प्रतिशत x दे दिया, तो यहाँ 100 लिख देना, परसेंटेज ये 3% बाद वाला बोल रहा है। तो ये हो गया आपका 2 जीरो, ये 2 जीरो जीरो कट गया, तो 8 का 120 कितना? 15 बार में, तो ये हो गया 3 का 15 5 बार में, तो यानी x बराबर 5 निकला। अब यही परसेंटेज अगर मैं बोल रहा है कि 3% अगर बढ़ा दिया जाए यानी 8 कर दिया जाए, 5 में 3 जोड़ेगा तो 8, यानी प्रतिशत मेरा 8 हो गया। तो वही मूलधन 800 इंटू वही समय 3 और ये परसेंटेज 8 बटे 100, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 8 64 गुना 3, तो 4 तिया 12, हाथ में 1, 6 तिया 18, 1 19, 112 हो गया। और टोटल में 800 था, दोनों को जोड़ देंगे 2 और इधर 1 और 8 और 1 912 हो जाएगा। कहाँ गलती की है? कहाँ मिस्टेक हुआ है? 5% निकला था, उसको 8% कर देंगे। ठीक है, तो 8 तिया 8 64 गुना 3, तो 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, 192 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 9 और 1 10 की जरूरत में बचा 1, और ये हो गया 8 9 और 1 10। ठीक है, 8 9 और 1 10 कितना हो गया? अच्छा, 192 और 800 जोड़ेंगे तो 800 192 992, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जोड़ने में दिक्कत हो रहा है। 992 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, ए किसी कार्य को ए से बी से जो है ना दोगुना कार्य करता है। ठीक है, जबरदस्त सवाल। ए जो है आपका, सबसे पहले A B C यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है अगर हम A B से 2 गुना है और C से 3 गुना, अगर हम C को x मानते हैं तो ये बोल रहा है कि ना A जो है ना इससे B से 2 गुना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इससे 2 गुना कौन हो जाएगा? A जो है B से 2 गुना और A C से 3 गुना, तो अगर E x है तो ये 3x हो जाएगा, और इसका जो है ना इसका आधा हो जाएगा, मतलब इसका A से 2 गुना है B, नहीं A जो है B से 2 गुना है, तो इसको 3x बटे 2 लिख सकते हैं, सॉरी 2x बटे 3 लिखेंगे तब ना, 2x बटे 3 लिखेंगे, 2x बटे 3, तब नहीं 3 3 कट जाएगा और 2x से सिर्फ बचेगा क्योंकि उसका 2 गुना था, तो 2x बटे 3। अब इसी को सबको जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1 बटे 3x प्लस 1 बटे ये हो गया 2x बटे ऊपर में 3 हो जाएगा। ABC, अगर इसको हम x मानते हैं तो इसका जस्ट 2 गुना है, यह हो जाएगा आपका 3x। B द्वारा लिया गया समय क्या होगा? अगर 2 गुना कार्य करता है तो समय उसका कम हो जाएगा, यानी 2 गुना अगर काम कर रहा है तो समय उसका जस्ट कम हो जाएगा, तो ये 3x बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए फिर उसी को लिखेंगे 1 बटे 3x प्लस 1 बटे 3x बटे 2, ये 2 ऊपर चल जाएगा प्लस 1 बटे x। इसको एलसीएम लेंगे तो याद रखना 3x ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, इजिकल टू 2 बटे x। ठीक है, 2 दिन में काम कर रहा था, तो 2 बटे ये हो जाएगा आपका x, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 5 और 1 6, 6 बटे 3x, 6 बटे 3x बराबर 2 बटे x। ठीक है, ये x x एगो कट जाएगा, 2 तिया 6, तो 3 एकम 3। ठीक है, तो एक बराबर मेरा कितना निकला? ये इसको 3 2 5 और 1 6, तो 6x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 6x हो जाएगा बराबर 3 दूनी,
ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6x। नहीं, कहाँ गलती हो रहा है? फिर से सॉरी, सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी सी, इसको अब ए को हम ज्ञात करना है। ए को हम लोग क्या करेंगे, ई बोल रहा है, ई एक्स गुना में अगर कर रहा है, एक्स दिनों में कर रहा है, तो इसका जस्ट डबल जो है आपका ए हो जाएगा। तो इसका जस्ट डबल यानी 3 गुना, सॉरी 3 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x। और जो है बी जो है आपका, ए जो है बी से दोगुना कार्य करता है, ए बी से दोगुना, यानी ये हो गया आपका 3x/2। ठीक है, तो दोगुना कार्य करता है, यानी क्षमता अगर ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, तो फिक्स से जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ेंगे 1/3x प्लस 1/3x/2, ऊपर में चल जाएगा प्लस 1/x। सही तो बना था, 1/2। ठीक है, ये सारे जो है 2 दिनों में ख़त्म कर रहा है, हाँ 2 दिनों में ख़त्म कर दे रहा है, तो 2/x हो जाएगा। अब इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/x बराबर 2/1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x बराबर 4 आ जा रहा है, यानी x बराबर अगर 4 आ जा रहा है, तो वही तो पूछ रहा था b अकेले कितने दिन में करेगा, तो b का कितना था 3x/2, यहाँ 4 बैठाएंगे तो 2 दूनी 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए सवाल यहाँ है, सबसे पहले वर्ष 2007 का उत्पादन वर्ष 2010 के उत्पादन से कितना प्रतिशत है। ठीक है, शानदार सवाल। तो सबसे पहले क्या करना है, 2007 में कितना है 18 लाख, 2010 में कितना है 30। ठीक है, तो कितना प्रतिशत है, 18/30 इंटू परसेंटेज के लिए 100, तो ये हो गया 6 5 दूनी 3 दूनी 6, 60%। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लेट नहीं करना है, बहुत समय हो गया। 2017 में निम्नलिखित में से कौन की 2007 की तुलना में 2009 में इलेक्ट्रिक हीटर की उत्पादन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो सबसे पहले क्या करना है, 2009 कितना है 26 लाख, और इधर हो गया 2007 में 18 लाख। ठीक है, तो 18 लाख 26 लाख कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तो एक 26 लाख है, एक 18 लाख है। कितना यहाँ कितना वृद्धि हुआ है, तो याद रखना ये जो होगा 8 वृद्धि हुआ है, तो 8 हो गया, और नीचे हो गया वृद्धि, यानी नीचे हो गया आपका छोटी संख्या 18 इंटू परसेंटेज के लिए 100, इसको काट छाट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44.4। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक निश्चित राशि 10% साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर जो है 631 है। तो अंतर का फॉर्मूला होता है P/R/100 का होल स्क्वायर इजिकल टू अंतर यानी 631। P कितना है नहीं पता, R कितना है 10 का स्क्वायर 100, और 100 का स्क्वायर ये 10,000 इजिकल टू 631 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 जीरो ये 2 जीरो, वो 2 जीरो उधर जाकर जुड़ जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर लेती है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। उसी दिशा से यात्रा कर एक रेलगाड़ी 150 मीटर की है, तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये भी शानदार सवाल है। तो सबसे पहले क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल अगर मानेंगे x, ठीक है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल जो है ना x-9 हो जाएगा, क्योंकि 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा की ओर आ रही है, तो घटाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो इसी x-9 चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी कितना है 150 बटे समय कितना है 20 सेकंड, यानी इसको 150 किलोमीटर है, किलोमीटर में है, तो इसको छोटा करना है, नहीं इसको अगर टोटल को हमको बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 कट गया, 5 3 15, और ये हो गया 2 9 18 9 3 27। तो x इक्वल टू क्या होगा 9 उधर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 27 9 3 27 और 9 कितना हो जाएगा 36, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब 36 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा निकला स्पीड, और टोटल 180 किलोमीटर की दौड़ 108 किलोमीटर की दौड़ में हमें करना है, तो याद रखना है 180 दूरी बटे ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा समय हो जाएगा। तो 36 से इसको 100 भाग देंगे, तो 36 कितना कटेगा 18 दूनी 36, 18 दाएं, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट आते हैं, एक समकोणीय वृत्तीय
बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 924 है, तो उसका आयतन क्या होगा। सबसे पहले एक बेलन उतारेंगे, ठीक है। इसका ऊंचाई जो है ना 21 सेंटीमीटर और सतह का क्षेत्रफल 924 दे दिया है, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh बराबर 924, ठीक है। 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर नहीं पता, एच दे दिया 21 इजिकल टू 924, बस इसी को काट 7 21, ये 924 है। इधर जो भी ऊपर में था उधर सब नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 3, ठीक है। इसको काट छाट करना है तो सबसे पहले कैसे काटेंगे, 11 8 88 और 12 चौक 44, 11 दूनी 22, ठीक है। 2 इधर 42, इधर 2 21, 3 7, यानी आर कितना निकला 7। इसका आयतन निकालने बोल रहा, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 आर स्क्वायर, यानी 7 गुना 7 ही निकला था ना, ठीक है। तो 7 गुना 7 49 इंटू एच दे दिया 21, तो 7 ही 7 ही 49, तो 22 गुना 7 गुना 21, ठीक है। तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 एकम 7 21, 7 147 गुना 22, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आपका 3264। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 3 पुरुष 6 महिलाएं एक कार्य को 9 दिनों में पूरा करती है, जबकि 2 पुरुष और 8 महिलाएं 12 दिन में पूरा करती है। यदि केवल 12 महिलाएं कार्य करती है तो कार्य करने में कितना समय लगेगा। जबरदस्त सवाल है। तो 3 पुरुष 6 महिला एक काम को 9 दिन में करता है, तो ये 9 से उसको गुना कर देना है, तो 9 से 27 पुरुष और 9 छक 54 महिला, ये दोनों एक दिन में करेगा। उसी प्रकार जो है बोल रहा है कि 8 महिलाएं 12 दिन में करती है, 2 पुरुष और 8 महिलाएं 12 दिन में, तो 12 दूनी 24 पुरुष, ठीक है, 24 पुरुष, और ये हो गया 12 8 96 महिलाएं एक दिन में कर रहा है, यानी 2 बराबर, ये दोनों बराबर हो गया। तो ये दोनों बराबर हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, 27 पुरुष प्लस 5 महिलाएं बराबर 24 पुरुष प्लस 96 महिलाएं हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 27 पुरुष इधर हो जाएगा तो 3 पुरुष हो जाएगा, ये 24 इधर आ जाएगा तो 3 पुरुष बराबर ये 5 उधर चल जाएगा, ठीक है। ये 54 है, 54, तो ये प्लस में है, उधर 96 में माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 42 महिलाएं। तो 3 पुरुष बराबर 42 महिला, मानी 1 पुरुष बराबर कितना हो गया, 14 महिला हो गया। तो 1 पुरुष बराबर 14 महिला। अब इसी को हल करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, 3 पुरुष प्लस 6 महिलाएं, 3 पुरुष तो 1 पुरुष बराबर 14, तो 3 पुरुष बराबर 14, तो 42 महिला ये हो गया, और ये था 6 महिला, तो 42 महिला और 6 महिला कितना हो गया, 48 महिला। 48 महिला किसी काम को 9 घंटे में कर रहा है, तो 12 महिला उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो बस इसी को काट देना, 3 3 9 3 4 12, 4 एकम 4 4 दूनी 8 भारतीय 36 घंटे में। ऑप्शन नंबर कहाँ है 36, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 36 घंटा। नेक्स्ट आते हैं, एक कलम और 35 पुस्तिका 1100 रुपया में खरीदा। यदि कलम का औसत मूल्य 13 रुपया तो पुस्तिका का औसत मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल थोड़े महंगे ये सवाल हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, 20 कलम जो है आपका, 20 कलम, अगर कलम का औसत मूल्य 13 है तो 13 को 20 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, यानी 260 कलम जो है वह 35 पुस्तिका खरीद रहे हैं, और दोनों का दाम 1100 रुपया हो गया। तो ये 260 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 840 घट जाएगा, और ये 35 जो है आपका x है, तो x इधर रहेगा, 35 इधर कट नीचे आ जाएगा, तो इसको काट छाट करेंगे तो 24 बार में कट जाएगा। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 24। नेक्स्ट आते हैं, श्वेता और संतोषी की आयु का अनुपात इतना है, 10 वर्ष बाद संतोषी की आयु श्वेता की आयु की जितनी बराबर हो जाएगी। तो श्वेता और संतोषी की वर्तमान आयु ज्ञात करना। सबसे पहले अगर मान के चलो श्वेता की वर्तमान आयु अगर x 9x मानते हैं तो संतोषी की आयु क्या हो जाएगा 4x, ठीक है, अनुपात के आधार पर। तो ये जो ना बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, यानी 4x में अगर हम 10 वर्ष जोड़ेंगे तो श्वेता की उम्र के बराबर हो जाएगा। तो ये x इधर, ये 4x उधर जाएगा, तो 5x बराबर 110, 5x बराबर 10 खाली है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 2 हो जाएगा। तो x बराबर अगर 2 निकला तो श्वेता के उम्र कितना था 9,
तो 9x, तो 9 दूनी 18 हो गया, और ये हो गया आपका 2, तो यहाँ हो गया 4 दूनी 8, 18 8। ऑप्शन नंबर 2 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 1980 को ABC में इस प्रकार बांटना है कि A का आधा भाग, B के 1/3 भाग और C का 1/6वां भाग सब बराबर है। ठीक है, तो A का आधा भाग, B का 1/3 भाग, C का 1/6वां भाग सब बराबर है, यानी इसी का उसका अनुपात हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि B का हिस्सा क्या हो जाएगा, B का हिस्सा कितना 3, तो ऊपर में लिखेंगे 3, टोटल कितना 6 3 9 10 11, और टोटल का मान कितना है 1980। इसको काटेंगे, 11 कम 11 11 8 88 18, तो 18 3 54 540। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक आयत की उसकी भुजा 144 मीटर लंबी है, यदि क्षेत्रफल उसके वर्ग के क्षेत्रफल के समान है और उसकी भुजा का जो है ना वह 84 मीटर लंबी है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करना। यानी अगर एक वर्ग की भुजा के बराबर है, अगर वर्ग की भुजा 84 है तो उसका स्क्वायर कितना हो गया 84 गुना 84, क्योंकि उसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, तो 84 गुना 84। अब उसी के क्षेत्रफल के बराबर किसका भुजा है, यानी आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है, तो लंबाई, और लंबाई दे दिया 144, और चौड़ाई हमें नहीं पता तो x लिखते हैं, उसी के बराबर हो जाएगा तो बीच में बराबर लिख दिए। ये 84 84 और 144 इधर ले आएंगे, 144 नीचे आ जाएगा, तो इसी को काटते हैं। ठीक है, तो 12 7 84, 12 गुना 12, 12 7 84, 7 7 49। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या जो है 3:2 है, यदि लड़कों की संख्या 20%, लड़कियों की संख्या 25% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते उन विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात करना। सबसे पहले अगर 3 में कोई विद्यार्थी है, मान लेते हैं टोटल 100 है, 3 में अगर लड़का है 3%, यानी ये तो 60 हो जाएगा, 20% यानी ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो लड़कों की संख्या का 20% जो है छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है, यानी कितना प्रतिशत नहीं प्राप्त कर रहा है, क्योंकि वही पूछ रहा था, तो 80%, तो 80% कितना हो जाएगा, तो 848 40। ये लड़कियां जो है 25% छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा था, कितना नहीं कर रहा है 75%, तो 40 का 75% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही। अभी दोनों को जोड़ दें, ये दोनों जो है नहीं प्राप्त करने वाला है, तो 8 और 34 7 78, और टोटल संख्या कितना है, तो टोटल 78 माने थे, तो 78% प्राप्त नहीं करता था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 LED टीवी एक मोबाइल फ़ोन की कीमत 31,000 रुपये, जबकि 2 मोबाइल और एक LED टीवी की कीमत 35,000 रुपये। तो एक मोबाइल फ़ोन की कीमत ज्ञात करना है, ज़बरदस्त सवाल। ठीक है, ये सारे समीकरण में बनेंगे। सबसे पहले क्या करना है, 2 टीवी को 2 LED, अगर मान लेते हैं एक मोबाइल फ़ोन यानी x मानते हैं, और LED टीवी यानी 2 LED यानी y मानते हैं, तो 2y बराबर कितना है, तो यानी 31,000 है, समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद 2 LED यानी 2x प्लस 2 मोबाइल और एक LED यानी सिर्फ y बराबर कितना हो गया 35,000। ठीक है, तो इसको अगर बराबर करना है तो 2 से इसको गुना कर देते हैं, तो 2 दूनी 4x, और यहाँ 2y, यहाँ 35 हो जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा। तो इसको काट छाट कर देना, या माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कट गया, तो ये माइनस प्लस माइनस, माइनस 3x इजिकल टू माइनस प्लस माइनस, माना 70,000 में 31,000 घटेगा, 70,000 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बड़ा क्या माइनस है, तो माइनस 70,000 में 31,000 घटेगा, तो कितना हो जाएगा, 0 में 1 गया तो 9, यहाँ बचा 6 में 3 गया तो 3 39। ठीक है, 39,000, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कट गया, ये हो गया आपका x इक्वल टू 13 39, यानी x इक्वल टू 13,000 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू आपका कितना हो गया 13,000, तो बिल्कुल वही पूछ रहा था मोबाइल फ़ोन वाला। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13,000। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अच्छा चलिए 30 सवाल हम लोग मैथ का समाप्त कर लिए, अब रीजनिंग का सवाल देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रीजनिंग का सवाल। सबसे पहले क्या किया है, दिए गए विकल्पों में कौन जो है ना असंगत है, मतलब चारों में से कोई एक गलत बता रहा है। सबसे पहले क्या बता, तो f के बाद p है फिर j है, तो f कितना है 6, p कितना है 16 यानी f 6, j कितना है 10, कितना हो गया 16 किसका होता है p का, मतलब साइड वाला अगर जोड़ेंगे ना तो बीच वाला आ जाता है। ठीक है, l कितना है 14, n कितना है, l कितना है 12, n 14, दोनों को जोड़ेंगे 26, बिल्कुल z का 26 होता है। ठीक है, h का होता है 8, o का होता है 15, 15 और 8 23, बिल्कुल w का 23 होता है।
के का होता है 11, एम का होता है 13, तो 11 13 24, यानी जेड का 26 होता है, 24 नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, 3 गलत है। अगला सवाल, इसमें कितना होगा कि आगे 32 है, फिर 64 है, फिर मतलब इतना 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 सबको दोगुना किया है, देखिए तो यहाँ 16 हो जाएगा तब ना, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 16 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, ठीक है, कौन सा जो ये चारों में से कोई एक गलत है, ठीक है, कौन सा जो है आपका गलत बता रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, रिलेट करना है हमें सबसे पहले। तो ये हो गया आपका 11 को 11:21 अनुपात 121 है। तो 11 में ये होती है 11 दूनी 22 में 1 घटाएंगे तो 21, ठीक है, और 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, ये तो सही जा रहा था। 7 में 7, अगला देखते हैं, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 में 1 घटाएंगे 15, 15 ठीक तो है, लेकिन 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, तो ये देखते हैं, ये भी सही जा रहा था। दो का देखते हैं, 2 दूनी 4 में 1 घटाएंगे तो 4 हो गया, और 4 में 1 घटाएंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये भी सही जा रहा था। फिर 9 का देखते हैं, 9 का 9 तो ये हो गया आपका 9 दूनी 18, 18 में 1 घटाएंगे तो 17, बीच वाला आ गया, और 17 में जो 17, ठीक है, बीच वाला आ गया, और इससे 9 का स्क्वायर 81, यहाँ सही जा रहा था सभी, ठीक है। एक दो वाला भी तो मैच कर रहा था, देख लेते हैं और एक बार। 7 का स्क्वायर, 7 दूनी पहले 14 करते हैं, 7 का स्क्वायर 7 7 49, तो ठीक है, 7 दूनी 14, और 1 घटाएंगे तो 13 आ रहा था, सॉरी 15 यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर, ये गलत है, सब में 1 घटा रहे थे ना। चलिए अगला सवाल, कौन सा जो यह चिन्ह लगाना है कि ताकि जो निरूपित किया गया वह संतुलित यानी बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, भागा हमको देखना है। देखिए सबसे ट्रिक्स वही है, सबसे आसान वही है, भागा को हम लोग देखना है। भागा अगर सही जगह लग रहा है और ऊपर से नीचे वाला कट जा रहा है तो सही जा रहे थे। सबसे पहले भागा तीसरे नंबर पर है, तो तीसरा नंबर यहाँ पर है 5 के बाद, 5 से पहले, तो 5 से 4 345 कट जाएगा, ठीक है। तो उसी को हल करते हैं, तो 11 + 7 गुना 345, मतलब स्टार, इसकी जगह स्टार लिखना, गुना 345 भागा 5, उसके बाद क्या है -31, ठीक है। इसको हल करेंगे, 5 5 छक 30, 5 9 45, 69 × 7, ठीक है। तो 7 छक 42, 7 7 49, 400, लगभग 400 500 चल जा रहा है, जबकि 115 ही हमको जाना है, ये गलत जा रहा है। दूसरा देखते हैं, 11 गुना में आते हैं ना, गुना 7, फिर प्लस है, प्लस 345 भागा 5 -31, इसको काटते हैं तो 65, नहीं 5 छक 30, 5 छक 30 हो गया, और 5 9 45 होगा, 5 छक 30, 5 9 45, 69 प्लस ये हो गया 11 7 77, इसको जोड़ेंगे 9 7 16 और 7 7 14, इसमें 31 घटा देंगे तो बिल्कुल 115 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, 75 नंबर बोल रहा है कि एक रिटेल स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके उच्च बिक्री का लक्ष्य रखा है। उन्होंने गतिविधियां और प्रचार पर अपने विपणन बजट को बढ़ा दिया। इस कथन से पहचान कीजिए कि वह नीचे दी गई जो धारणा है वह कौन सा अनुमान अंतर्गृहित बता रहा है। अगर वह अपना स्टोर का सामान का दाम मूल्य जो भी है बढ़ा दे रहा तो यह सबसे पहले क्या बोल रहा है, उच्च विपणन खर्च कर्मचारियों की प्रेरणा को, दक्षता को बढ़ा देता है। ये कहीं मतलब सूटेबल नहीं लग रहा। गतिविधियां और प्रचार से स्टोर में आने वाली संख्या बढ़ेगी, ये तो सही जा रहा था। और अधिक ग्राहकों से तात्पर्य अधिक खरीदारी और अधिक व्यवसाय भी होगा, ये सही जा रहा था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक लड़का जो है मंच पर प्रदर्शित कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे दर्शकों में से एक आदमी ने कहा कि वह उस औरत के पति का बेटा है, औरत मान माइनस उस पति, मतलब दोनों पति का बेटा है, ठीक है।
उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर का बहू है। जो मेरी जो मेरी जो मेरी पत्नी जो मेरी पत्नी के ससुर मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। ससुर लड़के के पिता के बगल में बैठे व्यक्ति वह उस औरत के पिता, अच्छा इसका जिक्र कर रहा है ना, उस औरत के पति का बेटा है जो मेरे पत्नी के ससुर मेरे पत्नी के ससुर मेरे पत्नी के ससुर मेरे पत्नी के ससुर की बहू है। अगर ससुर की बहू है, मेरे पत्नी के ससुर की बहू है, तो फिक्स से ये इसका मामा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 4। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को 4 गुणकों को हटा दिया जाए, मतलब 4 गुणकों को छोड़कर सबको हटा दिया जाए, तो नई वर्णमाला जो है 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। जबरदस्त सवाल। बोल रहा है कि सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षर जो है उसको जो है हटा देना है और 4 गुणकों को छोड़कर। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए तो फिक्स से आएगा, बी नहीं आएगा, ठीक है बी नहीं आएगा, फिर सी, फिर डी क्योंकि डी सम संख्या लेकिन 4 से गुणनफल है, ई, उसके बाद जी, एच, आई, के, एल, एम, एन नहीं आएगा, ओ, पी, क्यू, एस, टी, यू भी नहीं आएगा, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड भी नहीं आएगा। ठीक है जेड, वाई, जेड नहीं आएगा। अब बोल रहा है कि 13वें स्थान पर कौन है, बाएं से 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 क्यू। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में पहचान करें और इस खाली जगह पर भरना है। सबसे पहले क्या करना, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, एन होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, मतलब 3 घट रहा। तो यहाँ क्या बैठाएंगे, तो यहाँ फिर से एम बैठाएंगे, एफ बैठाएंगे, तब ना एफ, आई, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, एन, एफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ए बीच के संबंध क्या बता रहा है। ठीक है ए बी का बेटा है, ए जो है ना बी का बेटा है, सी डी का बेटी है। ठीक है सी जो है ना, सी जो है डी का बेटी है। उपरोक्त प्रश्न उत्तर देने के नीचे दी गई किस आधार पर जानकारी आवश्यकता पड़ेगी। ए जो है सी से बड़ा है, ये दोनों में कोई रस्तिंग था, कोई रिलेट है नहीं, तो अगर देखा जाए तो ये वाला गलत बता रहा है। दूसरा, सी ए से लंबा है, इस लंबा का भी जिक्र नहीं किया था। बी पुरुष है और डी महिला है, इसका भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि बी पुरुष ही है। ठीक है बेटा तो माँ का भी हो सकता है ना। डी बी की पत्नी है। ठीक है अगर मान के चलो डी बी की पत्नी है, कैसे पता चले, डी बी की पत्नी है कैसे पता चला, तो ये बोल रहा है कि ए बी का, ए जो है ना बी का बेटा है और सी डी की बेटी है। उपरोक्त प्रश्न उत्तर देने के लिए नीचे दी किस आधार पर जानकारी आवश्यकता होगी। ठीक है तो डी बी की पत्नी है, ए बीच के संबंध, ए और सी के बीच क्या संबंध बता रहा है। तो यहाँ पर तो कोई भी मतलब सही नहीं बता रहा था। ठीक है इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ए बी का भाई है जो सी का बहन है। ए जो है ना बी का भाई है, जो सी की बहन है, मतलब बी सी की बहन है। ए बी और सी ई एफ का बी से क्या संबंध है। उपरोक्त प्रश्न उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी। तो याद रखना ये जो ई ए का पिता है ये हमें ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ई का जिक्र नहीं किया गया था, ये हमें अतिरिक्त जरूरत पड़ेगा। ठीक है तो ई ए का पिता है, ये हमें ढूंढना पड़ेगा, इसका जिक्र नहीं किया गया था यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, सबसे पहले देखते हैं कौन संख्या जो है आपका अलग है। देखिए आई डी एच एन आई, इसमें तो कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन वॉवेल और कॉन्सोनेंट से समझ में आ जाएगा। इसमें भी वॉवेल है, इसमें भी वॉवेल है, इसमें भी, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत सही हो जाएगा। बिल्ली, चूहा, मेढक, कुत्ता, इनमें से चारों में क्या, मतलब चारों में से कोई अलग है, ठीक है। तो यहाँ तो देखा जाए ना, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, ये सब एक ही चीज़ के अंतर्गत आता है, सब मतलब जानवर जैसा, लेकिन मेढक अलग है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी वर्ष का पहला दिन रविवार, तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या हो जाएगा? उसका अगला दिन हो जाएगा। रविवार के बाद क्या होता है? सोमवार। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 7 व्यक्ति के वृत्ताकार खाने के मेज पर परितः केंद्र की ओर सम्मुख करके बैठे हुए हैं। तो 7 व्यक्ति बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एस वाई के ठीक बाएं बैठा हुआ है। एस जो है ना, अगर एस यहाँ बैठाएंगे तो वाई के ठीक बाएं बैठा हुआ। अगर वाई यहाँ है तो वाई के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है। और आर के ठीक दाएं बैठा हुआ है, ठीक है। आर के दाईं और तीसरे स्थान पर, आर यहाँ बैठाएंगे तब ना इसके दाईं और तीसरे स्थान पर हो जाएगा इधर, ठीक है। आर ए के ठीक बाईं ओर है, ए यहाँ बैठाएंगे तब ए के बाईं ओर है, इधर हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि आर ए के ठीक बाईं ओर और पी के ठीक दाईं ओर, यानी पी के ठीक दाईं ओर, पी यहाँ बैठेंगे तब ठीक इसके दाईं ओर हो जाएगा। क्यू पी के ठीक बाईं ओर है, क्यू जो है ना पी के ठीक बाईं ओर, तो यहाँ बैठेंगे क्यू, पी के ठीक बाईं ओर हो जाएगा। डी वाई के साथ तथा पी क्यू के साथ अपना स्थान बदल दे। अगर डी, तो डी कहाँ था, नहीं जिक्र किया था, तो यहाँ होगा। डी जो है वाई के साथ, यानी डी यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ वाई आ जाएगा, ठीक है। और पी क्यू के साथ, यानी पी जो है यहाँ आ जाएगा और क्यू यहाँ आ जाएगा, साथ बदल दे तो डी के ठीक दाएं कौन हो जाएगा? तो डी के ठीक दाएं कौन हो जाएगा? तो डी कहाँ है? यहाँ है। इसके ठीक दाएं कौन हो जाएगा? पी। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा पी। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न 2 कथन 1 और 2 दिया गया है। ये कथन स्वतंत्र कारण और स्वतंत्र कारणों का या एक उपनिष्ठ कारण के प्रभाव को दे सकते हैं। एक कथन दूसरे कथन को प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और सही उत्तर को हमें जवाब देना है। सबसे पहले बोल रहा है कि पिछले वर्षों में कंपनी पी के 22% कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया, ठीक है। तो पिछले वर्षों में कंपनी पी ने अपनी कई प्रमुख संपत्तियों को बेच दिया। कौन वाला सही बता रहा है? तो कथन अगर देखा जाए स्वतंत्र कारण और स्वतंत्र कारणों या उभयनिष्ठ कारण के आधार पर देखा जाए, तो ये अगर होता है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ही। कैसे? 1 और 2 दोनों उभयनिष्ठ कारण बता रहा है। अगर मान के चलो 22% कर्मचारी नौकरी से निकल गया, यानी कुछ कंपनी अपना शेयर किया होगा, यानी संपत्ति बेचा होगा, तब ना उसका जो प्रोडक्शन है कमी आया होगा, तो कर्मचारियों को निकाल दिया होगा। तो पहला ही सही बता रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसको ये बोला गया तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। सवाल ऐसे ही बनेगा, बहुत ही इजी सवाल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं GIGANTIC, इसको बोला गया GIGTANCI, ठीक है, ये बोला गया। देखिए GIGTAN AA, TN है हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और लास्ट में ये वाला। चलिए, तो उसी प्रकार यहाँ करेंगे MIRACLES, ठीक है। कॉन्सेप्ट करिए, समझिए। RM बीच वाला RIM कहाँ है? ये इसमें है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? ACL, इसको भी बदल दिए तो LCA हो जाएगा,
LCA RIMLCA, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सार्थक जो शब्द दिया गया है इनमें से कौन सा जो है क्रम के आधार पे हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्रम के आधार पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नहीं, शब्दों को एक सार्थक तर्क संगत क्रम में लगाएं और फिर निम्नलिखित विकल्पों को उपयुक्त क्रम में चुनें। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले तो जनसंख्या होगी यानी 2, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेरोजगारी होगी यानी 4, उसके बाद गरीबी होगी यानी 1, फिर बीमारी होगी, पैसा नहीं रहेगा तो बीमारी होगी, उसके बाद लास्ट में मृत्यु, 3 लास्ट में है। तो ऑप्शन एक ही है जो 3 लास्ट में, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दी गई संख्या में यहाँ खाली जगह पे क्या होगा। तो ये दोनों का रिलेटेड सबसे पहले हम लोग ढूंढ लेते हैं, रिलेटेड क्या हो जाएगा। तो ये 7 6 13 और 13 7 ना, नहीं 7 6 42, अच्छा ठीक, 9 और 4 13 और 9 चौक 36, 8 और 3 11, 8 दिया 24, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन जो है हिस्सा के समूह से संबंधित नहीं है। सबसे पहले D E F G H I J, एक को बढ़ रहा, M N O P Q R S, ठीक है, R S T U V W X, ये भी सही, E F G H I J K, N आ गया लेकिन K आ रहा था, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। नेक्स्ट आते हैं, खाली जगह को हमें भरना है। सबसे पहले क्या करना है, A और G, ठीक है, तो A हो गया आपका 2 3 5, 4 5 9, तो 6 8 14, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 2 3 5 4 5 9 और 6 8 14, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले 4 को 7 बनाया, तो 4 को अगर 7 बनाया है, किस आधार पर बनाया है, तो 7 4 11, अच्छा जोड़ दिया बस, 7 4 11, 11 7 18, 18 और 11 29, 29 और 47 कितना हो जाएगा, तो 29 और 47 76 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, चलिए इसको हमको ढूंढना है, इनमें से कौन सा जो है अलग बता रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 5 40, एक कम बता रहा, नहीं होगा, और खोजते हैं, 8 5 13, 13 3 39, ठीक है, 12 और 10 22, 22 दूनी 44, ये भी सही है, 9 6 15 15 3 45, ये भी सही है, 5 2 7 7 21, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक पिता की आयु 10 वर्ष पहले उसकी पुत्र की आयु 3 गुनी थी, पुत्र अगर है तो ये तो हो गया आपका 3x, ठीक है, लेकिन 10 वर्ष पहले, ठीक है, अगर 10 वर्ष बाद, अगर हम पहले थे, यहाँ थे वर्तमान में, यहाँ चल गए, तो यहाँ आएंगे 10 वर्ष बाद, अगर हम पहले में चल गए तो 10 वर्ष वर्तमान में आना है, तो 10 साल फिर जोड़ेंगे, और फिर 10 वर्ष बाद हो जाएगा तो फिर 10 साल जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें भी 10 गुना 10 यानी 20, ये हो जाएगा आपका 2 गुनी के बराबर, तो ये हो गया 3x प्लस 20 इजिकल टू 2x प्लस 20 दूनी 40, ये 3x उधर आएगा तो सिर्फ x बचेगा, उधर हो जाएगा आपका 20 यानी x इजिकल टू 20 हो जाएगा, तो x इजिकल टू 20, तो x इजिकल टू अगर 20 आया यानी सबके जगह x बैठा देना 20, और ये हो गया आपका, एक पिता की 10 वर्ष पहले उसकी पुत्री से 3 गुनी यानी 20 × 60, ठीक है, तो इसमें भी 10 जोड़ेंगे, अगर वर्तमान में आना है इसमें भी 10 जोड़ेंगे, ये 70 हो गया, इधर हो गया 30, तो इसका परसेंटेज मतलब अनुपात में क्या होगा 7:3, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, चलिए 49 भागा को क्या कर दिया, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ भागा है, ठीक है, भागा का अर्थ प्लस कर दिया 35, ठीक है, उसके बाद क्या है माइनस, माइनस को अर्थ भागा कर दिया 7, उसके बाद है गुना, तो गुना का अर्थ माइनस है 7, उसके बाद प्लस है, प्लस का अर्थ गुना 2, ठीक है, तो 7 5 35, 49 और 5 ये हो गया 54, और 54 और 7 दूनी 14, -14 घटा देंगे तो 0 5 में 40,
ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40। नेक्स्ट आते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, मतलब नाती है। वह पुरुष का महिला से कैसे संबंधित है? तो बिल्कुल देखिए, सबसे पहले क्या किया, वह मेरे दादा, अच्छा उसका भी दादा था तो भाई बहन ही होगा, सही देखते पहले देख लेते। मेरे दादा के एकमात्र पुत्र का पुत्री है, ठीक है, तो वह मेरे दादा यानी उसका दादा होगा, उसी का एकमात्र पुत्र का उसका पुत्री, तो ये दोनों क्या संबंधित है? भाई भाई। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक ही पासे को 4 स्थितियां बताई जा रही है, ठीक है। इन आकृतियों को देखें, अब संख्या के विपरीत संख्या के चयन कीजिए। जैसा कि इस प्रश्न में दिया, संख्या 3 के विपरीत स्वतः कौन सा हो जाएगा? तो संख्या 3 के विपरीत में कौन आ जाएगा? यहाँ 3 के विपरीत में क्या नहीं दिख रहा है? एगो 4, एगो 5 और एगो 1 नहीं दिख रहा है। यहाँ 3 के विपरीत में क्या नहीं दिख रहा है? एगो 5 दिख गया, 1 दिख गया, क्या नहीं दिखा? दोनों में 4 नहीं दिखा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो 4। चलिए अगला सवाल। पार्क में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए नमन ने कहा, वह मेरे पुत्र, ठीक है, वह मेरे, ये मतलब ये मानो नमन है, यह मेरे पुत्र, वह नमन ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। अच्छा, उसका जो पुत्र है ना, मेरे पुत्र, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, यानी ये इसका क्या हो गया? तो ये इसका पिता हो गया, तब ना उसका पुत्र यानी भाई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, पिता। नेक्स्ट आते हैं। अनूप दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। 15 मीटर चलने के बाद, 15 मीटर चलने के बाद दक्षिण की ओर चलने के बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है। दक्षिण जो है 15 किलोमीटर चलने के बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, ठीक है, और वह 20 मीटर जाता है, यानी ये यहाँ गया और फिर इसी में रिटर्न आ गया और फिर इधर 20 मीटर चल गया, यहाँ से शुरुआत किया था तो ये 5 हो जाएगा। 20 मीटर चला, चलने के बाद पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, तो इधर फिर 10 मीटर चलता है, ठीक है। 10 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण की ओर 5 मीटर जाता है, 5 मीटर, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब वह बोल रहा है कि वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में, कितना दूरी पर है? 10, क्योंकि यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। 10 मीटर है और किस ओर है? तो पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। विनेश एक मेज को, एक घड़ी को कुछ इस तरह रखता है कि 9:15 घंटे बज रहा है, ठीक है, तो घंटे वाली सुई दक्षिण की ओर है, घंटे वाली सुई जो है ना दक्षिण की ओर है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर होगा? अगर मान के चलो एक घड़ी है और 9:45 हो रहा है, 15 मिनट, तो 9 इधर बज रहा है, 15 इधर हो जाएगा, ये अगर दक्षिण हो गया तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। मिनट की सुई उत्तर की ओर इंगित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। यहाँ पर बता रहा कि अगला पंक्ति क्या होगा, ठीक है, अगला पंक्ति क्या है? सबसे पहले यहाँ ए हुआ, यहाँ ए बी बढ़ गया, ए बी सी बढ़ गया, तो फिर से ए बी सी डी हो जाएगा चारों, ठीक है, चारों ए बी सी डी हो जाएगा। यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस घट गया, अगला प्लस गायबे हो गया, यानी प्लस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी प्लस एगो था पतला वाला, ये गायबे हो गया, ये भी गायब, यहाँ भी गायब, यहाँ भी गायबे हो जाएगा। यहाँ ऐसे चिन्ह था, यहाँ भी ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, मतलब तीसरा वाला में भी ऐसे वाला होगा बिल्कुल, चौथा वाला में, सॉरी पांचवा वाला में, सब जगह है तो यहाँ भी होगा, ठीक है। तो पहले ए यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ गया, तो फिर से अब कोना में आ जाएगा, तो कोना में कौन ए है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। हाँ, खत्म हो गया 100 सवाल। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ी मेहनत लगती है, समय बहुत कम है, ज़्यादातर जो है आपको प्रीवियस ईयर सवाल जो बताए हैं वो सवाल कहीं ना कहीं पूछा गया सवाल है और ऐसे सवाल बनते हैं, ठीक है सर। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं रेलवे एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया CBT 1 में, तो जो है थैंक यू सो मच गाइस। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू।